चैप्टर नंबर आपका 13 ही रहेगा, चैप्टर नंबर 13 ही रहेगा BHI 145 में से। इसमें देखेगा 13.5 देखिए, ठीक है। जर्मनी में नाजी पार्टी का गठन, इसको मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं लगा रखा है, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे तभी अगले सेक्शन को हम समझ पाएंगे, तो इस सेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एडोल्फ हिटलर के नाम से जुड़े जर्मन राज्य ने अपने लिए विश्व इतिहास में सबसे अधिक आपराधिक और विनाशकारी शासन में होने वाले विशेष स्थान हासिल किया। भैया हिटलर के नाम से जुड़े जो जर्मन राज्य था उसने विश्व इतिहास में सबसे ज़्यादा जो आपराधिक या विनाशकारी शासन था उसमें उसने क्या की, विशेषता हासिल की। यह उसके द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने और सामूहिक हत्या के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग से जुड़ा रहा। पहला कम से कम 50 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना। इसने क्या कहा था भैया, 50 मिलियन लोगों की इसने मौत का कारण बना। और दूसरा 6 मिलियन यहूदियों और जिप्सी का नरसंहार किया, यानी 6 मिलियन जो यहूदी थे उनका नरसंहार किया। 50 मिलियन लोगों की मौत का कारण बना, यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन है, हिटलर बना। और 6 मिलियन से अधिक जो यहूदी थे उनके के नरसंहार का कारण बना। आने वाले दशकों में इतिहास में अभी तक इस जवाब की तलाश में है कि दुनिया में इस तरह की घातक ऊर्जाएं क्यों और कैसे विकसित हो सकती हैं। यानी दुनिया में अगर इस बात की तलाश हो रही है कि भाई हिटलर जैसा कोई व्यक्ति जो इतना घातक ऊर्जा कैसे और कैसे विकसित हो गई थी ये जर्मनी में, ठीक है, किस प्रकार से। हम यह नहीं मान सकते हैं कि नाजीवादी की वैचारिक और संरचनात्मक विशेषताएं अद्वितीय थी। यानी जो नाजीवादी की विचारधारा थी, जो संरचना थी, वह कोई बहुत अद्वितीय थी या अभूतपूर्व थी। जर्मनी में अतीत में ऐसी कोई जड़ें नहीं, यानी जर्मनी में इससे पहले ऐसा कोई भी जड़ नहीं थी कि जो इस तरह घातक होगी या इतना हिंसक होगी। 19वीं शताब्दी के अंत में कई पूर्वगामी तत्व थे। केसर विलियम जो था, जो केसर विलियम की अवधि में, केसर विलियम की जो अवधि है 1990 से 1940 की अवधि में, जो एक पक्का जर्मन साम्राज्य था, जर्मन राजनीति के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिन्हित करता है। या उसके द्वारा बिस्मार्क की बर्खास्तगी और तेजी से आर्थिक विकास के साथ शुरू हुई। इन परिवर्तनों ने राज्य पर केंद्र सरकार की वित्तीय निर्भरता को बढ़ाया। रूढ़िवादी प्रशासन की प्रणाली रही। पुरुष सार्वभौमिकता मताधिकार पर आधारित साम्राज्य था। बीच में विसंगति से तानाशाही नीति की निर्बलता जैसे महत्वपूर्ण समस्याओं को जन्म दिया। आगे देखिए, क्योंकि चांसलर रखई रेट के प्रति उत्तरदायी नहीं था, इसलिए संसद जीवन में उन क्षेत्रों का बहिष्कार, इसके भीतर वास्तविक निर्णय लिए जाते थे। संवैधानिक सुधार की कमी थी। राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व मुक्त रखा। ये पूरा कि इसका नाजीवादी दल का गठन कैसे होता है, एक प्रकार से वहां पे अगर देखोगे वहां पर जो अन्य पार्टियां होंगी, जो अन्य लोग होंगे, पूरी तरीके से क्या होते हैं, विफल होते चले जाते हैं। और वहां पर जो एक वाइमर शासन आता है वह भी बहुत ज्यादा सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। क्या होगा, वाइमर शासन भी बहुत ज्यादा सफलता को नहीं प्राप्त कर पाता है, यह सफलता को गेन नहीं कर पाता। और इनके सफल होने के कारण या सफलता को न गेन होने के कारण वहां पर क्या होता है, एक नाजीवादी जो शासन होता है, एक नाजीवादी जो दल होता है, उसका यहाँ पर हमें क्या गठन देखने को मिलता है। यानी जर्मनी में जो नाजीवादी शासन था या नाजीवादियों का शासन किस प्रकार, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा रखा है। देखो यहाँ पर जैसे वाइमर शासन आता है, वाइमर शासन आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरा था, यही मैं आपको बताता। 1922-23 में वाइमर शासन जो था गणतंत्र संकट की स्थिति से गुजर रहा था। मुद्रा व्यवस्था में असफल हो जाने से मुद्रास्फीति आसमान छू रही थी और सितंबर 1923 में एक पाउंड का मूल्य 15 मिलियन मार्क हो गया था। जनवरी 1923 में जर्मनी द्वारा हर्जाने का भुगतान न कर पाने के कारण फ्रांसीसी सेना ने शहर पे रूस पर कब्जा कर लिया। सितंबर में देखोगे गुडे को नया चांसलर बनाया गया और उसने वर्साय की संधि की शर्त मानने की नीति अपनाई, जिसने दक्षिणपंथी नाराज हो गए। इस समय 1922 में रोमन में मुसोलिनी मार्च की सफलता से प्रभावित होकर के हिटलर ने फील्ड मार्शल जैसे वरिष्ठ सेना अधिकारियों की सहायता से नवंबर 1923 में सत्ता हथियानी चाहिए। हालांकि एक संस्था के रूप में जायकर यानी सेना वाइमर के प्रति निष्ठावान बनी रही। दंगे में 16 नाजी मारे गए। उच्च राज विद्रोह के उपरांत उन पर नरम बर्ताव किया गया। हिटलर की कैद की सजा सुनाई गई। 1924 में उसका ज़्यादा समय जेल में ही बीता। किसका, हिटलर को, जिस प्रकार से उसने किया। इसी दौरान उसने अपनी प्रमुख पुस्तक मैं कैफ लिखी। यह बुक 1924 में प्रकाशित हुई, जो उसकी जर्मन निवासियों के लिए जीने के स्थान था की अवधारणा थी। यह एक पूर्वी साम्राज्य, नस्लों तथा राष्ट्रों के बीच संघर्ष और पूंजीवाद की सामान्य ताकतों के बीच हमें जिस प्रकार से दिखाई दे। हिटलर क्या लिखता है, देखो हिटलर ने लिखा है कि संसदीय जनतांत्रिक प्रकृति के आधारभूत
के सिद्धांतों में एक खिलाफ धब्बा है। लगभग सभी मानवीय संस्कृति आर्यों की सार्वजनिक प्रतिभा का प्रमाण है, केवल वही उच्च मानवीय के स्थापक हैं। उसने यह भी लिखा कि रूसी बोल्शेविकों के प्रयत्नों को 20वीं शताब्दी में यहूदियों की सारी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने की इच्छा के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी उसने बोला कि जो जर्मन है वो सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति सबसे अच्छी है और पूरी दुनिया में उनको ही शासन करना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को यहाँ पर यहूदी लोगों को बनाता है। हिटलर के बंदी बनाए जाने के बाद नाजी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हिटलर 24 दिसंबर को जेल से छूटा। 1925 में प्रतिबंध हटा लिया गया। इस दल को पुनर्गठित किया गया। हिटलर इसका पहला सदस्य बना। उसने उत्तर में ग्रेनर सेंसर द्वारा नियंत्रित वाम शाखा में तेजी से अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसकी मुलाकात गाय बोल्स से हुई, जिसका अंत में उसका साथ दिया। यानी कह सकते हैं फरवरी 1926 में हिटलर ने हैबर्ग में उद्योगपतियों से मुलाकात की और अपने उग्र सुधारवादी और साम्यवादी विरोधी उसने नारों में मन को जीत लिया। यानी जिस प्रकार से हिटलर से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे। धीरे धीरे अगर देखोगे हिटलर जो था उसके लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित कर लिया। भाई में 1928 में गोएबेल्स ने प्रजातंत्र के बारे में बात कही। वह स्पष्ट रूप से प्रजातंत्र के प्रति नाजियों की अवमानना का स्पष्ट करता। उसने कहा कि हम वाइमर प्रजातंत्र को उसके ही हाथ पुंगू बनने के लिए खताई खाट प्रतिनिधि बनेंगे। यदि प्रजातंत्र ने हमें इस उद्देश्य के लिए यात्रा भत्ता सैनिक भत्ता दिया है तो वह उसकी मूर्खता है। हम उसके शत्रु के रूप में आए हैं। हम भेड़ों की खाल पहनकर भेड़िया आए हैं। हम इस प्रकार छिपकर इनके पास आए हैं। इस प्रकार से चीज़ों उसने बोला था, इस प्रकार से जिस प्रकार से वहाँ पर संकट होगा। अगला वहाँ पर देखेंगे, अगला जो हमारा रहेगा 13.6 रहेगा संसदीय गणतंत्र का संकट। अगला क्या रहेगा इसमें, संसदीय गणतंत्र का संकट किस प्रकार है। वाइमर का पहला राष्ट्रपति, वाइमर शासन का जो पहला राष्ट्रपति था एबर्ट थे, जिनके संविधान के तहत राइस खाट जर्मन संसद के पहले ज़्यादातर अधिकार मिले। अध्यक्ष चांसलर की नियुक्ति करता था। वहाँ पर क्या था, जो अध्यक्ष होता था वह चांसलर की नियुक्ति करता था और राजग की आज्ञा का आपातकालीन अधिकार को उसी को प्राप्त था। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के फलस्वरूप छोटे छोटे दलों का गठन हुआ। जनमत का संग्रह प्रावधान करने के प्रांतीय अधिकारों को सीमित कर लिया। साथ में मिलनसार संवैधानिक प्रणाली हुई। एसडीपी सेंसर पार्टी ने गणतंत्र समर्थन प्राप्त किया। एबर्ट की मृत्यु जब हो गई के बाद फील्ड मार्शल के अध्यक्ष राष्ट्रपति बना। वह एक समरवर्ती राजतांत्रिक प्रभा था, सेनापति था, जिसका कार्यकाल जर्मन में प्रजातंत्र के लिए विनाशकारी साबित हुआ। आगे चल करके प्रजातंत्र के लिए इस गणतंत्र की स्थापना के बाद 1920 में संकट समाप्त हो गया। स्ट्रोंग सरकार ने जूर में फ्रांसीसी सेना को वापस भेजने के लिए सफलता प्राप्त की। मुद्रा को स्थापित प्रदान कर लिया। मित्र राष्ट्रों के साथ डोन्स योजना पर समझौता किया। इस तहत हर्जाने की रकम को स्वीकार स्तरों पर कम किया गया। विदेशी मुद्रा कर्ज के रूप में प्राप्त की गई, जिसका काफ़ी ज़रूरत थी। दिसंबर 1925 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ लेनिन समझौते पर हस्ताक्षर, जिसके बाद जर्मनी ने अपनी पश्चिमी सीमा अंतिम रूप से निर्धारित कर दी। मार्च 1926 में जर्मन में लीग ऑफ नेशन को शामिल, जर्मनी को क्या लीग ऑफ नेशन में शामिल कर लिया गया। 1929 में यंग योजना में मुआवजा की राशि कम कर दी गई। फ्रांस तथा ब्रिटेन निर्धारित समय से 5 वर्ष पहले 1930 में राइनलैंड से अपनी फौज हटा ली। यानी राइनलैंड से अपनी फौज हटाकर राजी हो गए, जिस प्रकार से वहाँ पर हो रहा। देखो यहाँ पर अगर देखोगे, देखो उसने 1930 में राइनलैंड ने अपनी फौज हटा ली, राजी हो गए। दूसरी ओर बेरोजगारी बहुत थी। विदेशी निवेश पर निर्भरता काफ़ी अधिक थी। जर्मन कृषि में जड़ता उत्पन्न हो गई। राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं था। 1919 से 1928 के बीच 15 सरकारें बदली। दोनों दक्षिणपंथी और वामपंथी उग्र सुधारवाद की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ गया। इसके अलावा दक्षिणपंथी लोकवाद ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभाव बढ़ा। ये लोग वर्साई संधि के निशस्त्रीकरण प्रावधानों को नापसंद करते थे, यानी दक्षिणपंथी जो थे। अमेरिकी ऋण की वापसी, निर्यात बाजार की समाप्ति, औद्योगिक उत्पादन के ढहने से अक्टूबर 1929 में वर्ल्ड स्टीक कॉमर्स में जर्मनी पर भयानक प्रभाव पड़ा। 1932 में बेरोजगारी जो थी वह 5.6 मिलियन पहुंच गई। करों की समाप्ति में कमी होने के कारण बेरोजगारी भत्ता बढ़ने से सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ा, जिसको संभालने के लिए उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मई 1928 में चौथे जर्मन संसद के चुनाव में आशावादी परिणाम सामने आए, जिसमें नाजियों को 419 में से नाजियों को कितना 419 में से 12 सीटें ही प्राप्त हो पाए और डीएसपी को 22 सीटों की बढ़त थी, जिसमें से 153 सीटों पर KDP के पास 54 सीटें थी।
एसडीपी केडीपी कुल मिलाकर 42% सीटें थी। ठीक है, यहाँ पर जो बता रहे हैं, जो सीटें थी ना कुल मिलाकर 42% सीटें हो गई। मूलर के नेतृत्व में उदारपंथी दलों के एक गठबंधन की सरकार बनी, परंतु यह आर्थिक नीतियों को एकमत नहीं थी। राज्य का संकट सुलझ नहीं सका। मार्च 1930 में मूलर के इस्तीफे के बाद वाइमर के संसदीय युग का अंत हो गया। मूलर का जो वाइमर शासन का अंत हो गया। सेंट्रल पार्टी ने हेनरिक बुन के नए चांसलर बने, उसने धारा 1948 का उपयोग किया। ठीक है, इस संवैधानिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मन संसद को भंग कर दिया गया। इसके बाद मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। बेरोजगारी भत्ता को कम कर दिया गया, कर बढ़ा दिए गए, राजग द्वारा लागू किया गया। ठीक है, आगे चल कर मजदूर दर कम कर दिएगा। आगे देखो, 1930 में ब्लिंग ने अपनी नीतियों को आजमाने के लिए प्रयत्न किए। 5वें जर्मन संसद के चुनाव में नाजियों को भारी सफलता मिली। यानी 5वें जब जर्मन का संसद का चुनाव था, इसमें नाजियों को भारी सफलता मिली। उन्होंने 107 सीटें प्राप्त की। उनके वोट में 800% की वृद्धि हुई। अपने नरमपंथी सहयोगियों के सहयोग समर्थन से होने वाले बुलिंग को एसडीपी के शिथिल सहयोग का भरोसा करना पड़ा। आगे देखिए, इस राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा था। एसए तथा साम्यवादियों के बीच सड़क में झड़पें हो रही थी। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पुराने संकीर्णवादी गठबंधन उलट गए थे। अब हिटलर प्रमुख स्थिति में था। अप्रैल 1932 में एसए पर प्रतिबंध लगाने के सरकारी प्रयत्न में संभ्रांत वर्गों ने नाजी समर्थक काफ़ी नाराज हुए, जिसमें कैसर विलियम के पुत्र भी शामिल थे। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने मई 1932 में बुलिंग को हटा करके फ्रिज वन को पेपेन का चांसलर बनाया, जो एक प्रबल दक्षिणपंथी विचारों का कुलीन था। वह पहला मध्यम वर्गीय राजनीतिज्ञ जिसने हिटलर की सहायता ली। एसए पर प्रतिबंध हटा लिया गया। प्रयास में एसडीपी प्रांतीय सरकार हटा दी गई। जर्मन संसद को एक बार फिर से भंग कर दिया गया। चुनाव अभियान में काफ़ी हिंसा हुई। एसए ने वास्तविक और अपमानित शत्रुओं पर हमला किया। यानी देखो वहाँ पर जिस प्रकार से जो सरकारें आ रही हैं, तो जर्मनी के अगर देखो कि जर्मनी में क्या हो रहा था भाई, कि वहाँ पर 1900 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, और हिटलर के 1933 में 34 में जीतने से पहले सरकारें बार बार चेंज हो रही, सरकारें पार्टी बार बार, और धीरे धीरे जो हिटलर है वह सत्ता में कह सकते हो कि पावर को गेन कर रहा है धीरे धीरे। ठीक है, वहाँ पर जो प्रांतीय सरकारें हैं उनको हटा दिया गया था। जर्मन संसद एक बार फिर भंग हो गई। चुनाव अभियान काफ़ी हिंसा हुई। एनएस ने अपनी वास्तविक और अनुशासित शत्रु पर हमला किया, जिसमें 99 मौतें हुई, 1000 से ज़्यादा घायल हुए। छठे जर्मन संसद में नाजियों को 230 सीटें और 37% मत प्राप्त हुई। यानी नाजियों को इतने 200। अब देखो हिटलर की पार्टी किसने शुरू में भैया 13 सीटें जीती थी, और अब 230 सीटें जीती और 37% मत प्राप्त हुए। फिर एपीडी को 133, केडीपी को 39 सीट प्राप्त हुई। हिंडनबर्ग में अभी भी हिटलर को चांसलर बनाने से हिचक रहा था, जब हिटलर इसे पाने के लिए कटिबद्ध था। हिटलर को बेपेन, थाइमेन तथा होथ जैसे उद्योगपतियों तथा बैंकरों ने राइखलैंड, जो प्रास के भूमिपतियों का संगठन था, सदस्यों के समर्थन करने का प्रयास किया। शीघ्र ही पेपेन ने नवंबर 1932 में एक बार फिर चुनाव की घोषणा कर दी। 7वें जर्मन यानी 1900 सीटें प्राप्त हुई। केडीपी को 100 सीटें प्राप्त हुई। इसके थोड़े समय के बाद रक्षा मंत्री पेपेन की जगह चांसलर पद पर दिया। जर्मन संसद को भंग करके आपात की गुण के जनवरी 1923 में अगर आप देखोगे उथल पुथल भरा रहा, और आगे चल के सीटें प्राप्त। देखो 1928-1933 में बीच आम चुनाव, 1928 से लेकर 1933 बीच 5 आम चुनाव हुए। एनएसडीपी के सदस्यों ने 1925 में 27,000 थे, जो 1926 में 49,000, 1972,000 और 1928 में 1 लाख और 1929 में लगभग 1,78,000 हो गए। केवल 5 वर्षों में 559% बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इस अचानक हुई वृद्धि के क्या कारण थे? निश्चित रूप से यह गणतंत्रवाद की असफलता थी और एक सामान्य लक्षण के विभिन्न राजनीतिक दलों को एकजुट होने की इच्छा शक्ति थी। ठीक है, उग्र वामपंथियों ने दक्षिणपंथियों के समान ही व्यवस्था पर आक्रमण किया। आर्थिक संकट के कारण वैचारिक माहौल में गहरे रूप से प्रभावित हुआ। राज्य के विभिन्न अंगों में अधेपन का और न्यायपालिका में सभी लोगों का उभर उठने का प्रयास किया गया। यानी धीरे धीरे कह सकते हो कि वहाँ पर जो दक्षिणपंथी थी, हिटलर की जो पार्टी है, वह उसने बहुत ज़्यादा वोट पाने लगे। यह पावरफुल हो, धीरे धीरे क्या पावरफुल एजेंडे को उन्होंने गेन कर लिया। तो यही सारी चीज़ें हैं ना। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको हमें करना है, या 13.7 जो रहेगा, 13.7 का जो क्वेश्चन रहेगा उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या है 13.7 का जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है,
1933 में नाजियों के शासन आने के बाद जर्मन साम्राज्य में बदलाव की विस्तार पूर्वक चर्चा, यानी 1933 में जब नाजियों का शासन आता है उसके बाद जर्मन साम्राज्य में बदलाव किस प्रकार आते हैं, इसको विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यही है, देखो नाजी शासन के प्रथम 18 महीनों में दल एकाधिकार, केंद्रीय सरकारी तानाशाही और व्यक्तिगत निरंकुशता जैसे शक्तियां तीन केंद्रों के बीच तनाव और अस्थिरता का संतुलन बना रहा। दल एएस की उग्र सुधारवादी शक्तियों ने रूढ़िवादियों को नियंत्रक नीति पर विजय प्राप्त करने में हिटलर की मदद की, यानी धीरे धीरे हिटलर की जो दल थे और मदद करे। बीच बीच में वह पक्ष बदलता रहा। उसने उग्र सुधारवादियों द्वारा सत्ता प्राप्त की यानी की प्रक्रिया को रोकने के लिए राज्य शक्ति का प्रयोग किया। क्रांति और प्रतिक्रांति की विरोधी प्रक्रियाओं के कारण उसकी निरंकुशता को बल मिला। उसने अपनी इस निरंकुशता का उपयोग राज्य के भीतर हितों के टकराव को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इसने संपूर्ण राज्य के ढांचे में एक आंतरिक रूप से विभाजित और मुंजर योजना बनाई। ठीक है, आगे देखो, जिस प्रकार उसने राज्य की खुफिया पुलिस बनाई को अधिक महत्व, यानी हिटलर जो था वो राज्य में जो खुफिया पुलिस थी उसको उसने अधिक महत्व दिया। उसने आंतरिक प्रशासन को अलग कर दिया, आंतरिक प्रशासन और उच्च स्थिति दर्ज की। इसका अर्थ यह हुआ कि वहाँ मंत्रालय के संस्थागत रूप से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, धीरे धीरे आर्थिक और सैनिक विशेषज्ञ वरिष्ठ सेना अध्यक्ष जो राइनलैंड पर कब्जा करने जैसे अन्य सैन्य अभियानों पर अपना अलग मत रखते थे और पंचवर्षीय योजना में संयोजक सशक्ता जैसे लोगों को पदमुक्त कर दिया। इसने राज्य के आंतरिक विघटन का पता लगा। ब्लैक वर्ग तथा ठीक है, ब्लैक वर्ग जो थे जैसे रूढ़िवादियों आलोचकों को समाप्त कर दिया। हिटलर अक्सर ब्लैकमेल करने की नीति अपनाता था। वह प्रशासकों को बारीकियों से फायदे कानून की चलाने की आज़ादी नहीं थी। वह बड़े ही मनमाने ढंग से सैन्यशाली काम करता था। कभी कभी इसका अर्थ यह भी समझ नहीं आता कि इसका असर निर्णय पर पड़ता था। इस प्रकार के क्रियाकलापों का नकारात्मक असर कानूनों पर प्रशासन बढ़ा। मंत्रिमंडल जो कि कमोबेश सीधे फ्यूर तक पहुंच में आधारित था। सरकार अलग अलग विभागों में बहुतंत्र बनकर रह गई। विभागीय आदेश पर नाजियों द्वारा शासन को चलाया जाने लगा। अब हम इस प्रकार की शासन पद्धति की विशेषताओं को पढ़ेंगे। न्यायपालिका की अधीनता, देखो न्यायपालिका कैसे इसके अधीन आ गई। देखो न्यायपालिका की अधीनता, वाइमर गणतंत्र को एक बड़े समूह में बड़े बड़े शत्रुओं ने कभी कभी औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया। विडंबना है कि इसने पलट देने के लिए इसकी ही संवैधानिक का उपयोग किया। एल्बन एक्ट के पारित होने के बाद राज्य की न्यायिक अधिकार बदल दिया गया। तीसरे, नाइक ने गर्व से यह घोषणा की कि हिटलर ही कानून है। भैया न्यायपालिका को हटा दिया गया और बताया गया हिटलर ही कानून है, हिटलर ही न्याय है, हिटलर ही न्याय करेगा। इसमें विधि आधारित राज्य को व्यक्ति नेता आधारित राज्य बनाए। राज्य आधारित जो व्यक्ति होता था उसको नेता आधारित राज्य बना दे। नेता पर आधारित राज्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए सिद्धांत गढ़े गए। नेता को अतिरिक्त वैधानिक अधिकार दिए गए। सैनिक तथा नागरिक सेवाओं को कम करने के लिए लोगों को नेता के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए शपथ। नहीं भैया, वहां के नागरिकों को हिटलर के प्रति या नेता के प्रति निष्ठावान बने रहने के लिए क्या करिएगा, उनको शपथ लेनी पड़ी। प्रशासनिक कार्य पद्धति में इसका तेजी से बढ़ावा, यानी प्रशासनिक जो कार्य पद्धति होती है उसमें तेजी से बढ़ावा और संवैधानिक कार्य पद्धति को तिले, यानी प्रशासनिक जो कार्य पद्धति थी, देखो पर कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कार्य पद्धति में इसका महत्व तेजी से बढ़ा, संवैधानिक कार्यों में पद्धति को यानी प्रशासनिक कार्य पद्धति तेजी से बढ़ा, जो संवैधानिक कार्य था उसको खत्म कर दिया। प्रजातंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, परंतु इस व्यवस्था में नेता की इच्छा ही सब कुछ मान लिया गया। यानी भैया नेता हिटलर की इच्छा सब कुछ है, संविधान की कुछ नहीं, जनता की इच्छा कुछ नहीं है। उसकी वाणी को कानून, यानी हिटलर की जो वाणी है उसको कानून का दर्जा मिल गया। सभी न्यायाधीशों को नाजी न्यायाधीश के गठन में शामिल होना पड़ा। जो सभी भी वकील थे भैया, जो जज होते थे, उसको नाजी न्यायाधीशों के गठन में शामिल होना पड़ा। तनिक भी संदेह होने पर उन्हें हटा, यानी जो कह सकते जो जज होते थे अगर उन पर किसी प्रकार का संदेह होता था तो नाजीवादी जो शासन होता उनको हटा देता। जर्मन संसद के अग्निकांड के साम्यवादी आरोपियों में से 3 आरोपियों को जब सबूत के अभाव में छोड़ दिया। जर्मन संसद में अगर जिन्होंने अग्निकांड किया था उसमें 3 आरोपियों को बिना सबूत के आधार पर छोड़ दिया गया था। अब हम छोड़ दिया। देशद्रोह के सारे मामले जैसे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के नवनिर्मित पीपुल्स कोर्ट में हस्तांतरित हो गए। 7 सदस्यीय न्यायाधीश की पीठ में 5 नाजी, नहीं भैया 7 जो सदस्य की न्यायपीठ उसमें 5 नाजी होते थे। इस ट्रिब्यूनल ने अधिकांश लोगों को मृत्युदंड दिया। राजनीतिक अपराध के सभी मामले साधारणतः न्यायालय के विशेष न्यायालय को, जो राजनीतिक जो अपराध होता है उसके सभी न्यायालय विशेष न्यायालय को सौंप दिए गए। जिस प्रकार से हिटलर ने क्या किया था, पूरी जो शासन व्यवस्था थी या कह सकते हैं जो न्यायालय था उस पर अपना पूरा कब्जा कर लिया।
गैस्टोप क्या होता? खुफिया राज्य पुलिस कार्यालय या गैस्टोप की स्थापना प्रास में आंतरिक मंत्रालय के तहत की गई। यानी क्या होता? खुफिया पुलिस राज्य की स्थापना की जाती है, 1933 में हुई थी। तेजी से यह प्रांतीय सरकारों की स्वायत्ता में होता रहा। 1924 में हिटलर राज्यव्यापी गठबंधन अध्यक्ष बना। रेहन हेड फ्रेडरिक प्रास का अध्यक्ष बना, जो कुख्यात एएस का दलीय संगठन का प्रभारी था। पूरे देश में एसडी ने लगभग 1 लाख भेदिए फैला दिए। यानी 1 लाख भेदिए का मतलब यानी खुफिया भेज दिए भाई ने, ठीक है। अन्य गतिविधियों के अलावा वे यह पता लगाते कि हिटलर ने जनमत संग्रह ना वोट देने के लिए कितने लोग ऐसे हैं, यानी कितने लोगों ने हिटलर को जनमत संग्रह के लिए वोट न देने वाले कितने लोग हैं। एसएस का उदय 1920 के अंत में आरंभ हुआ। हिटलर ने निजी सुरक्षा के दस्ते के रूप में हुआ, क्योंकि हिटलर को एएस की निष्ठा पर कभी भी पूरा विश्वास नहीं था। उसने 1931 में नाजियों के आंतरिक अनुशासनात्मक कार्यनीति समिति बनाई। 1925 में प्रास सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा की गई। गैस्टाप के निर्णयों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। यानी जो खुफिया एजेंसी थी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकती, उसके समीक्षा नहीं की जा सकती थी। संक्षिप्त में हेड्रिक को किसी भी जर्मन के जीवन पर मौत का निर्णय देने का दंड में अधिकार मिल गया। 1936 में हिमलर एस को सर्वोच्च प्रमुख बनाया गया। राज्य पुलिस और दलीय खुफिया संगठन के साथ नियंत्रण होने से घरेलू आतंक तंत्र को अपने आप में स्वतंत्र हो गए। एएस राज्य की स्थापना का आधार बन गया, जिसे आगे चल करके उन्होंने अपना विकास तंत्र को मजबूत बनाया, ठीक है। पूर्वी यूरोप में आधिपत्य वाले क्षेत्रों में एएस खासतौर पर सक्रिय। एएस यानी कह सकते हैं मजदूर और किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा है? मजदूर और किसान है, ठीक है। मजदूर और किसानों को देखते हैं कि जो हिटलर की पार्टी थी, हिटलर का शासन आने से मजदूर और किसानों पर कैसे रहा। नई शासन व्यवस्था की नीतियों के कारण कामगार लोगों के जीवन पर गहरे, यानी नई शासन व्यवस्था जो आती है, जो कामगार होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके जीवन पर गहरे रूप से प्रभावित किया। नाजियों की अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप से कोहेन सिद्धांत पर सैन्य संस्करण के चलते बेरोजगारी लोगों में संख्या में तेजी से कमी आई। बेरोजगार लोगों में संख्या में तेजी से कमी आई, जो 1932 में 6 मिलियन से घट करके 1936 में 1 मिलियन रह गई। 1937 तक राष्ट्रीय उत्पादन 102% बढ़ गया। यानी राष्ट्रीय जो उत्पादन था कितना बढ़ गया था? 102% बढ़ गया। शासन व्यवस्था ने इस व्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया शुरू कर दिया। संपूर्ण युद्ध की तैयारी करने लगे। मई 1935 में एक गुप्त रक्षा कानून पर आ गया। इसमें सख्त युद्ध अर्थव्यवस्था के संपूर्ण शक्ति से लैस आर्थिक दूत बनाए गए, जिसका मुख्य कार्य वर्साई की संधि का उल्लंघन को छिपाना था। यानी वर्साई की जो संधि थी उसका जो उल्लंघन कर रहे थे उसको छिपाने के लिए वर्साई की जो संधि थी उसका उल्लंघन को छिपाना था। व्यापारियों और व्यवसायियों ने नाजियों का समर्थन किया। यानी जो व्यापारी थे, जो व्यवसायी थे, उन्होंने नाजियों का समर्थन किया जब उन पर भारी कर लगा दिया गया था। विशेष सहयोग देने के लिए कहा गया। राइख चैम्बर का अनिवार्य रूप से सदस्य बन गया, परंतु भारी उद्योग खास करके असंस्कृत उद्योगों को भारी मुनाफा हुआ। वास्तविक अर्थों में मजदूरी घटी, हड़तालें बंद होगी। मजदूरी घटी और हड़ताल, इसका कारण यह था कि सभी मजदूर संघों के आंदोलन और वामपंथी राजनीतिक संगठन खास करके सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी केडीपी पर पूर्णतः उन्मूलन कर दिया, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। मालिकों के द्वारा नियुक्ति यानी न्यासी यानी ट्रस्टी मजदूरी निर्धारित की गई। उनकी नियुक्ति के संबंध में मजदूरों को कोई सलाह नहीं ली जाती थी। श्रम की गहनता उस पर अधिक उत्पादन को ही आय बढ़ाने का आधार घोषित किया। हालांकि बेरोजगारी में गिरावट आई, परंतु राष्ट्रीय आय में जर्मन मजदूरों की उत्पादकता की हिस्सेदारी 1932 में 56.9% से गिर करके कितने 53% रह गई। पूंजी की आय 17.4 से बढ़कर 26% हो गई। लगभग पूर्ण रोजगार के कारण मजदूरी और वेतन की कुल आय 66% की बढ़ोतरी हुई, परंतु व्यापार और पूंजी से होने वाली आय में 146% वृद्धि हुई। अक्टूबर 1934 में श्रमिक मोर्चा बनाया गया, जिसमें जर्मन का बुद्धि और हाथों में सर्वोत्तम संगठन कहा गया। इसका रूप मजदूर संघ का चीज नहीं था, परंतु एक प्रचार तंत्र, यानी कह सकते हैं कि जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। 1933 में युद्ध के बाद कृषि में होने वाली आय सबसे कम थी, यानी 1933 में कम थी। इसका ऋण बोझ 12 मिलियन मार्क्स था। हिटलर ने अधिकांश लोकवादी जन उत्तेजक भाषण किसानों को ही संबोधित करके देते होते थे, परंतु नाजियों ने कभी भी जुकार से भूस्वामित्व छोड़ने वाली कोशिश नहीं की। 19 सितंबर 1933 को खेत कानून के तहत 125 हेक्टेयर तक के सभी खेतों को अविभाज्य
परंपरागत दर्जा मिला। किसान मुख्यतः अपनी जमीन से जुड़े रहे, परंतु उन्हें कृषि उत्पादों के मूल्य में बढ़ोतरी का थोड़ा सा फायदा, यानी किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। महिलाओं का क्या प्रभाव पड़ा है, या हिटलर के शासन में या नाजियों के शासन आने से महिलाओं की स्थिति कैसे रही उसको देखते हैं। महिलाओं और परिवार के प्रति नए शासन का दृष्टिकोण अति संकीर्णवादी था। पितृसत्तात्मक तथा नाजी दर्शन में नस्लीय दृष्टिकोण दिखता था। इस दल ने अध्यादेश जारी करते सबसे पहले सभी संगठनों में उच्च पदों पर महिलाओं को हटाया। नाजी जब आते हैं सबसे पहले जो महिलाएं पदों पर काम कर रही थी उनको सबको हटा दे भाई। महिलाओं की सामाजिक भूमिका में किंडर किचन कुंग यानी बच्चे चर्च रसोई का नारा, यानी महिलाएं जो भैया वह रसोई तक बच्चों तक और चर्चों तक ही सीमित रहेंगी, यह नारा दिया गया। परंतु ऐसी सामाजिक और आर्थिक भूमिका का उल्लेख करने से पहले यह एक पसंदीदा तरीका बन गया। परंतु आर्थिक और जो समाज साथी जो ज़रूरतें होती थी उनके जीवन में अगर देखोगे विविधता, यानी महिलाओं के जीवन उन्हें आजीविका के लिए मजदूर, यानी महिलाओं को क्या बना दिया गया, एक मजदूर बना दिया, मजदूर बनना पड़ा। 1933 में जर्मनी में कुल मजदूरों में महिलाओं की संख्या, यानी 1933 में मजदूरों में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 37% थी। एक ही कुशल महिला मजदूर को पुरुष के रूप में तुलना में समान करने के लिए 66% कम मजदूरी मिलती है, महिलाओं को कम मजदूरी मिलती थी। 1933 में विश्वविद्यालयों में कुल विद्यार्थियों में 20% छात्राएं शामिल थीं। नाजी शासन ने एक नियम पारित किया, इनकी संख्या में 10% सीमित कर दिया, यानी महिलाओं को अब एजुकेशन के सेक्टर में कम कर दिया। युद्ध छिड़ने के साथ इस घोषणा में महिलाओं का मुख्य काम था। उन्हें कहा गया कि वह सार्वजनिक जीवन से इसलिए उन्हें अलग कर दिया ताकि वह अपनी गरिमा पुनः स्थापित कर सकें। शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करके नाजियों के जुनून को शामिल करना, अधिक से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कई प्रयास तथा वित्तीय विचारात्मक सहायता प्रदान की गई। इन प्रोत्साहनों के तहत विवाह ऋण इंतजाम किए गए। बड़े आकार के परिवार के पिताओं का पालन पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी गई। 4, 6, 8 बच्चों की माताओं को कांस्य, रजत और स्वर्ण सम्मान प्राप्त किए गए। इन नीतियों के साथ साथ मानसिक रूप से विकलांग लोग, शारीरिक रूप से विसंगत लोग, विधिर नेत्रहीन लोगों को जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। यहूदी मिश्रित भ्रूण को गिरा दिया। यहूदी क्या करते, यहूदी जो होते थे उनके जो महिलाएं बहनें उनके भ्रूण को गिरा दिया गया। परिवार की स्थिति उच्च करने के लिए तमाम विचारात्मक वादे किए गए। तलाक की दर बढ़ी, बाल अपराध में वृद्धि हुई। एक बार फिर युद्ध शुरू हो जाने पर महिला श्रमिकों पर नियंत्रण बढ़ा। युद्ध के दौरान अधिक से अधिक पुरुष हताहत होने लगे। इसी समय हिटलर ने आदेश पर स्वयं एएस कार्यकर्ताओं में शुद्ध नस्ल वाले जर्मन की मदद से अविवाहित महिलाओं को अवैध रूप से गर्भवती करने जैसी बेतुकी घटना भी हुई, जो फिरहार यानी हिटलर के नस्ल के बच्चे में पैदा कर सकें। कला और साहित्य पर कैसे प्रकार के प्रतिबंध लगाए, यानी हिटलर के आने से कला और जो साहित्य था उस पर कैसे रहा। देखो, नाजी उदारवादियों और विश्ववादियों की संस्कृति के खिलाफ भी थे। यानी नाजी जो थे उदारवाद और विश्ववादी संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ थे। भैया नाजी जो था विश्व में उदारवाद हो या कह सकते हैं कि संस्कृतिवाद उसके खिलाफ थे। मई 1933 में गोएबल्स ने देख रेख में पुस्तकें जलाई जाने लगी। स्टेप फेग में आइवन ब्रॉक, आइंस्टीन और ह्यूज जैसे वाइमर संविधान लिखा था, उसकी पुस्तकें पर प्रतिबंध कर दिए। देखो, आंधे ग्रिड, तमिल जोरा या जैसे विदेशी लेखकों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी पश्चिमी देश में संस्कृति को इस प्रकार नियंत्रित नहीं किया गया था। संस्कृति जीवन के क्षेत्र में जैसे ललित कला, संगीत, रंगमंच, अखबार, साहित्य, रेडियो, फिल्म जैसे चैम्बरों की स्थापना की गई, जिनके निर्णय में कानून को दर्जा प्राप्त था। यहूदियों को सांस्कृतिक जीवन से अलग कर दिया गया। सिजमन बोयन गार्डियर जैसे चित्रकारों को लगभग 65,000 चित्रकला विधियों तथा संग्रह से हटा दिया गया। ठीक है, एक जर्मन कला संस्थान का निर्माण किया गया। इस कला विध्वंस के प्रति जनता की प्रतिक्रिया इस बात से कह सकते हैं। नाजियों द्वारा प्रतिबंधित मॉडर्न आर्ट, जिसे नाजी पलित कला कहते हैं, की प्रदर्शनी की लोकप्रियता के कारण उसे बंद करना पड़ा। ठीक है, प्रेस में क्या रहा, अखबारों में क्या रहा, देखो, समाचार पत्र पत्रिकाएं गोएबल्स पर पूर्ण नियंत्रण था। यानी नाजियों ने उस पर मीडिया पर नियंत्रण कर लिया। उसके लिए उसने निर्देश जारी किया। उसने मौखिक आदेश में भी अखबारों पर, यानी जो नाजी शासन होता था वह मौखिक रूप से भी अखबारों पर अपना नियंत्रण कर लिया। राजनीतिक और नस्लीय तौर पर संपादकों को शुद्ध होना पड़ता था। उदारवादी और यहूदियों के अखबारों को जबरन बंद कर दिया। यानी उदारवादियों ने यहूदी अखबारों को, जो यहूदी लोगों के अखबार थे, यहूदियों के अखबार होते थे, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया।
1933 में 37 के बीच दैनिक समाचार पत्रों की संख्या 3656 से घट करके सिर्फ 2600 रह गई। पूर्व सेंट मैक्स अमन जर्मन प्रेस का वित्तीय तानाशाह बने, यानी एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि जो प्रेस एजेंट था वह वित्तीय तानाशाह बन गया। प्रतिदिन 25 मिलियन वितरण पत्र पत्रिकाएं 2/3 हिस्सा नाजियों के नियंत्रण में, यानी अब जो नाजी शासन था ज़्यादातर जो मीडिया का हिस्सा था वो किसके पास आ गया, नाजियों ने अपना मीडिया पर पूरा कंट्रोल धीरे धीरे बना लिया। रेडियो चलचित्र को राज्य अधिकार का साधन बनाया, यानी रेडियो था जो चलचित्र था यह राज्य के अधिकार में आ गया। फिल्मों पर इतनी ज़्यादा चुटकी ली जाने लगी कि आंतरिक मंत्रियों को यह चेतावनी देनी पड़ी कि सिनेमा देखने वाले दर्शक राजद्रोह जैसा व्यवहार न करें। सिनेमा नहीं कहने के बाद मीडिया पर, फिल्मों पर एक प्रकार से राज्य ने पूरा तक नियंत्रण कर लिया। शिक्षा नीति में क्या हुआ, जर्मन की शिक्षा नीति नाजी पार्टी के एस हवाले दी गई। यह समसामयिक जीवन पर नाजीवादी पड़ने वाले विनाशकारी प्रभाव का एक संकेत था। 30 अप्रैल 1934 को एस का एक स्थानीय नेता बेनहर्ट विज्ञान शिक्षा लोकप्रिय संस्कृति मंत्री बना, जबकि इस लिस्ट में 1930 में मानसिक स्थिरता के विद्यालय के लिए शिक्षक से पद से हटा दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक के पाठ्यक्रमों को नाजीवादी विचारों से नहीं कह सकते कि जो एजुकेशन सिस्टम था भैया छोटी क्लासों से लेकर के बड़ी क्लासों तक जितनी भी किताबें थी उसमें नाजीवादी जो विचार थे उनको भर दिया गया। स्थानीय प्राधिकरणों तथा प्रांतीय सरकारों को शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी प्रांतीय जो सरकार थे उनके शिक्षा संबंधी अधिकार समाप्त कर दिए गए। पाठ्य पुस्तकें में फिर से लिखी गई मैन कैफ हिटलर की पुस्तक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु बन गया। शिक्षा को नाजी शिक्षक संघ में शामिल होना पड़ा। हिटलर के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेनी पड़ी। विश्वविद्यालय और विद्यालयों में अधिकांश शिक्षक अति संकीर्णतावादी यहूदी विरोधी दृष्टिकोण रखते थे। विद्यार्थियों को नाजीवाद की घुट्टी पिला करके उन्हें वाइमर गणतंत्र की प्रतिष्ठा कम करने में काफ़ी मदद की। कुछ उदारवादी प्रोफेसर भाग गए या उन्होंने शरण मार दिया गया। कुछ अन्य लोगों की हत्या कर दी गई। इसमें प्रसिद्ध दार्शनिक गण भी शामिल हैं जो युद्ध के अंतिम दिनों नाजी पार्टी के सदस्य रहे। एक समकालीन पर्यवेक्षक ने इन सारी गतिविधियों को देखते हुए टिप्पणी की थी, चोरों और वैश्याओं की परिदृश्य था जिसने जर्मन शिक्षा के सम्मानजनक इतिहास को दुर्मय बना दिया। यहूदियों के अध्ययन की मनचाही थी, यहूदियों को अध्यापन की मनाही थी, यानी जो यहूदी लोग थे वो भैया वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता था, उनको पूरा रोक दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय में नस्ल विज्ञान की पढ़ाई की जाने लगी जिसने नस्लवाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। आर्य जर्मन नस्ल सर्वोत्तम नस्ल है, यानी आर्य नस्ल और जर्मन नस्ल जो है वह सर्वोत्तम नस्ल है। इस प्रकार से यहूदी सभी बुराइयों को जन्म देने वाली इस प्रकार की चीज़ें 10 ठीक है 1935 से लेकर के 1910 जर्मन यहूदियों विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। आइंस्टीन, फ्रैंक विज्ञान, हेबर वाइबर रसायन विज्ञान में महान तो बर्खास्त कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, देश छोड़ने के बाद कर दिया। जो बच गए वह जर्मन भौतिकवाद और गणित विज्ञान पढ़ाने लगे। एक प्रोफेसर ने आधुनिक भौतिकवाद तथा यहूदियों में विज्ञान में विध्वंस करके औजार बनाया। यानी कह सकते एजुकेशन जो सिस्टम था थी नाजीवाद के 6 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 1,27,000 से घट करके 58,000 हो गई। प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की 20,000 से 9,000 हो गई, 9,500। शैक्षण में तेजी से गिरावट आई। 1937 आते आते युवा संगठन में 6 से लेकर के 21 वर्षों तक के 47 मिलियन सदस्य शामिल हो गए। जिन अभिभावकों ने विरोध का सामना करना चाहा उनको धमकी दी गई, वह अपने बच्चों को हाथ धो बैठेंगे। युवा नाजियों के ऑर्डर कैंसल में नियुक्त कर लिया। धार्मिक सहिष्णुता क्या रही, धर्म को लेकर के नाजी आने के बाद क्या रहा। नाजियों के सैद्धांतिक आह्वान को भावोत्तेजक प्रवृत्ति को देखने को मिला। लोकप्रिय धार्मिक मतों पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा कर बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे हिटलर एक कैथोलिक था, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्च के विभिन्न संप्रदायों के प्रति उसका दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण था, अधिक से अधिक उपयुक्तावादी था। नाजी पार्टी के कार्यक्रम में एक सकारात्मक ईसाई धर्म को आवश्यक बल दिया गया। 20 जुलाई 1933 को बेल्टिक में एक संधि हुई जिसमें चर्च को अपना कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। हालांकि व्यवस्थित रूप से उसका उल्लंघन किया गया, परंतु इस समझौते में तीसरे सहीक को एक सम्मानजनक स्थिति दी गई जो अत्यंत आवश्यक था। इसके नेताओं को यह आक्रामक रुख देखने को मिला। हजारों कैथोलिक पादरियों, नान सामान्य प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया। 1924 में एक प्रमुख नेता की हत्या कर दी। मई 1937 में पोप विथगविंग
की संधि का उल्लंघन करने का आरोप लगा। इस आरोप में उसमें निजी घृणा, निंदा, इस प्रकार से प्रोटेस्ट परंपरा के भीतर सभी मतों के मौजूद थे, परंतु नाजीवादी, लूथरवादी, यहूदी विरोधी पूर्वाग्रहों को पनपे। धार्मिक नाजियों ने चर्च क्रिश्चियन फेब मूवमेंट जैसे पृथक हस्तक्षेप के लिए काम किया। हालांकि निजी तौर पर अगर देखोगे तो वहाँ पर जो प्रोटेस्ट थे, या कह सकते हैं कुत्ते के समान दब्बू हुआ कहा जाता था। जर्मन क्रिश्चियन के बर्लिन नेता की त्यागने में को वकालत कहा जाता था। पशुओं के व्यापारियों की दलाली के सिवा कुछ नहीं था। नहीं कह सकते हो कि धर्म पर भी ये कह सकते हो कि हिटलर का जो शासन था, धार्मिक सहिष्णुता वहाँ से हटती है, और हिटलर का जो पूरा शासन था वह तुरंत से धार्मिक जो क्षेत्र था उस पर भी वो अपना कब्जा कर लेता है। जिस प्रकार से एजुकेशन के सेक्टर पर, महिलाओं के सेक्टर पर, या अन्य सेक्टर, राजनीति पर, नौकरशाही पर पूरी तरीके से जो हिटलर होता है उसका पूरी तरीके से होता था भाई मेरे शासन हो जाता है। यानी हिटलर जो है वह पूरी तरीके से सभी चीज़ों को क्या कर लेता है, अंडर कंट्रोल कर लेता है, और पूरी तरीके से वह अपना शासन को चलाने लग जाता है। धार्मिक क्षेत्रों में भी उसी प्रकार रहा। यहूदियों का नरसंहार क्या रहा? हिटलर को अगर देखोगे, यहूदियों का नरसंहार, यहूदियों की योजनाबद्ध हत्या हिटलर के शासन का सबसे दमनकार कार्य था। यानी यहूदियों को योजनाबद्ध तरीके से भैया उसका नरसंहार किया गया, जेनोसाइड किया गया। नाजी पार्टी ने दर्शन में यहूदियों के प्रति घृणा, आर्य शुद्धता की भावना कूट यानी जो यहूदियों के प्रति भाई घृणा थी, और आर्य इतने शुद्ध हैं उनके प्रति जर्मन आर्य की भरी हुई थी। 15 दिसंबर 1935 को न्यूबर्गा कानून के तहत यहूदियों को जर्मन नागरिकता, यानी न्यूबर्गा कानून के तहत जो कह सकते हैं जो यहूदी होते थे उनकी नागरिकता छीन ली गई। उन्हें महत्तर का दर्जा प्रदान किया गया। यहूदियों और आर्यों के बीच वैवाहिक या बेहतर संबंध रखने पर, यानी जो भाई यहूदी होते थे वह कह सकते हैं जर्मनी के अन्य लोगों से, जर्मन लोगों से शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले कुछ वर्षों के 3 और कानून बना करके उन्हें समाज नहीं कह सकते, और बहुत सारे हिटलर ने कानून बना करके जो यहूदी लोग होते तो पूरी तरीके से उनको समाज से बहिष्कृत या निष्कासित कर दिया गया। बर्लिन ओलंपिक के दौरान आधे यहूदी बेरोजगार, यानी बर्लिन जब ओलंपिक होता है तो बहुत सारे यहूदी बेरोजगार हो गए। सामाजिक बहिष्कार की बात खुल्लम खुल्ला होती है, यानी यहूदियों के सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए, इसकी बात खुल्लम खुल्ला हो रही थी। चारों ओर साइन बोर्ड, होर्डिंग लग गए, और उस पर यहूदियों को लेकर के क्रूर बातें, गलत बातें, यहूदी लोगों को अपमानजनक बातें लिखी जा रही थी। ठीक है। 1933 से 1938 के बीच देखो 50,000 में से आधे से अधिक यहूदी, यानी कह सकते हो कि लगभग कुछ ही वर्षों में बहुत सारे यहूदी क्या करते हैं, 50,000 से ज़्यादा यहूदी क्या होते हैं, जर्मनी को छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टियों से जर्मन स्वर्ग की जड़ें गहरी रूप से यहूदी, यानी जो जर्मन था वो उसके लिए स्वर्ग, और यहूदी लोगों के लिए जो जर्मनी था पूरी तरीके से नर्क बन गया। ठीक है। एएस के अधीन सबसे पहला यातना शिविर, यानी एएस के अधीन सबसे पहले यातना शिविर जिसमें यहूदियों को मारा जाता था, जेनोसाइड किया जाता था। जून 1924 में रियम के शुद्धिकरण के बाद यातना शिविर में एएस के हाथों को सौंप दिया। वहाँ मौत का सौदागर के हाथों में कमान थमा दी गई। ठीक है। आगे चलकर जैसे आज्ञा गांव शहरों के नाम से कुख्यात हुए। कत्लेआम की शुरुआत 1938 से 1941 के बीच हुई। ठीक है। सुख मृत्यु के नाम पर मानसिक रूप से विकलांगता में 56,000 जर्मनों को मार दिया गया। 1941 के उत्तरार्ध में यातना शिविर में काम न कर पाने वाले व्यक्तियों का ही अंत हुआ। लगभग 1.5 लाख यहूदियों को जहरीली गैस से मारा गया। कितने? लगभग 1.5 लाख यहूदियों को क्या हिटलर क्या कहते थे, यहूदियों को क्या जहरीली गैस से उन्होंने मार दिया, यानी उनका क्या कर दिया भाई, जेनोसाइड कर दिया। मार्च 1942 में पोलैंड की ल्यूब जिले में ब्लैक गैस चैम्बर की जनहत्या करी। चैम्बर में यहूदी दास मजदूरों को चुन करके मशीन गन से भून दिया, यानी यहूदी जो दास होते थे उनको ढूंढ कर मशीन गन यानी जो स्टेट गन होती थी उससे मार दिया जाता था। आशावादी या सबसे बड़ा यातना शिविर जहाँ से 2 से 3 मिलियन यहूदियों के साथ पोलैंड में निवासियों के रूसी बंदियों की हत्या कर दी गई। धीरे धीरे जो यहूदी थे उनको मारा। अतः यह अतीत में हुए सभी प्रकार के आतंकी कृतियों या युद्धों से अलग था, जहाँ लोग की व्यवस्थित रूप से हत्या, यानी यहूदियों को क्या होते थे हिटलर के शासन में भाई उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है। लोगों को इसलिए मारा गया क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि वह क्षुद्र मानव है, इसलिए भैया मारा जाता है कि ये क्षुद्र मानव है, यानी कीड़े मकोड़े के समान उनको लगते हैं। यानी यहूदी क्या बहुत खराब हैं, उनकी जाति अलग, उनका धर्म, उनकी नस्ल खराब है, इसलिए उनको कीड़े मकोड़ों की तरह या पकड़ के उनको हत्या की। कृषक हिटलर ने एक जैविक बीमारी की तरह इस समस्या का समाधान किया था, यानी जो हिटलर था उसने एक प्रकार से किसान जैसे कीड़े मकोड़ों को मारता है,
अपने खेत में जैसे कीड़े लग जाते हैं उनको मारता है, उसी प्रकार से हिटलर ने अपने देश में जो यहूदी लोग होते थे उनका नरसंहार किया, उनका जेनोसाइड किया, इस प्रकार की चीज़ें। इसमें सिर्फ हमें दो शासन चीज़ें, एक तो पहला जो अभी जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा था, क्वेश्चन क्या है, 1933 में नाजीवादी शासन आने के बाद जर्मन साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है इस वाले क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, देखो यहां पर देखिएगा कौन से वाले क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं, इस वाले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13.7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1933 में नाजीवादी शासन आने के बाद जर्मन के साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा, जिसको हमने देखा भाई कि न्यायपालिका कंट्रोल में हो गई है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, या प्रेस की स्वतंत्रता है, या एजुकेशन है, धर्म है, इन सभी चीज़ों में कह सकते हो कि नरसंहार, जेनोसाइड और मीडिया को कब्जे में कर लिया जाता। ये सारी चीज़ें आपको जब आएगा 1933 में, यानी नाजीवादी साम्राज्य या नाजीवादी शासन के बाद जर्मनी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वही सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी। तो लगभग ये जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, इसकी एक और वीडियो है, उसको भी आप सभी लोग जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है बेहतर से समझ में आए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।